तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी आ जाओ, हवा के झोंके से थोड़ा दूर रहा कर तू। उड़ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। चल जल्दी बैठ और शांत बिल्कुल, एक्टिव बिल्कुल, एकदम क्लास के बीच में आ जाना है, बातें नहीं करनी। मैं 4 डायलॉग लाया था तुम्हारे लिए, जो बात करेगा उस पर चेपूंगा। ये धमकी है, प्यार से। चलो भाई, तो पहला काम हमारा क्या होता है? एज यूजुअल रिवीजन का काम होता है। तो मैं आपको पिछली 2 लेक्चर्स जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हुए वो प्रॉपरली रिवाइज करवा रहा हूं। जो अभी बैठे हो बेटे, आप ना एक काम करना, अपलोडेड है वो भी देख लेना, ठीक है, और यहाँ भी देख लो। तो पहले पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है वो रिवीजन। आज हमारा 3rd लेक्चर है और वो भी हमारा कंप्लीट करते हैं। आज यूनिट 1 प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट की बुक से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अगली क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, कंडीशन वारंटी, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, नोट्स बार बार दिखाऊं या ऐसे ही बोलूं? नोट्स आप सबके पास हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जन्मदिन आता है जिस दिन सीए का डे होता है, 1 जुलाई 1930 को। अभी भी आवाज आ रही है हल्की फुल्की? शांति से बेटे, क्या हो, कोई दिक्कत है? बता। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1930 को, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1 जुलाई 1930 को आया था। एक्चुअली में ये आया वाया कहीं नहीं था, इसको अपना सेपरेट कमरा मिल गया था। इट मीन्स व्हाट? Sales of Goods Act was the part of Indian Contract Act. Sales of Goods Act was 7th chapter of Indian Contract Act before 1930. All well? ऑल ओवर इंडिया पे लगता है, पहले नहीं लगता था ऑल ओवर इंडिया पे, ठीक है। तो इस चैप्टर में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको 4 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने होते हैं। यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यूनिट नंबर 2 आपका आता है कंडीशन वारंटी। आप, ये मेरी गारंटी है कि ये जो कंडीशन वारंटी है आपके पेपर में बड़ा मार्किंग क्वेश्चन यहां से आता है, सीधा उठा के देते हैं कंडीशन बताओ, ठीक है। स्टूडेंट अपनी कंडीशन बताने लगता है हमारी जिंदगी खराब है, हमने जीवन में कुछ नहीं किया, वो सारे पॉइंट बता देता, वो नहीं बताने। यहाँ पे चैप्टर की कंडीशन होती है, 7 कंडीशन बताऊंगा, 4 वारंटी बताऊंगा। जनरली 7 मार्कर क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर, सबसे आसान। हंसते हंसते खत्म भी कर लेंगे हम क्लास में, पता भी नहीं चलेगा। यूनिट नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड यूनिट नंबर 4 वो एक सेकंड फेवरेट है, अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल। 2 टॉपिक है, कभी इंस्टीट्यूट खेल रहा होता है गुल्ली डंडा, कभी ऑक्शन सेल दे देगा, कभी अनपेड सेलर, कभी ऑक्शन सेल दे देगा, कभी अनपेड सेलर। तो बच्चा सोच के जाता है इस बार अनपेड सेलर आया, अगली बार ऑक्शन सेल, दोबारा अनपेड सेलर देगा। बच्चा कहता अब तो 2 बार आ गया, अब तो ऑक्शन ही आएगा, तिवारा अनपेड। बच्चा कहता भाड़ में अब तो आएगा ही नहीं, ऑक्शन ही पढ़ूंगा अनपेड। इंस्टीट्यूट बहुत डेंजर है, तो दोनों ही प्रॉपरली पढ़ के जाने, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 आपके कितने यूनिट? हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1। इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी को दे दिया है। सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन 2 ब्रैकेट 7 कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड्स शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्री टू। यस, वेरी नाइस। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट, ठीक है मेरे भाई। एग्जिस्टिंग कितने होते हैं? कौन कौन से? स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। और फ्यूचर मतलब जिसके लिए आज एग्रीमेंट बनाया है। और कंटिंजेंट गुड्स एक तरीके का फ्यूचर गुड्स होता है जिसमें सेलर गुड्स को बेचेगा, डिलीवर्ड करेगा बाद में, जब उसको कहीं से मिलेगा, किसी चीज के होने या मैंने फिशरमैन का एग्जांपल दिया था, मछली पकड़ने जा रहा हूं,
अभिषेक भाई ने बोला कि सर मेरे लिए भी 20 किलो मछली ले आना, मैंने कहा ठीक है ले आऊंगा, लेकिन मैंने कहा मछली तब लाऊंगा मान लो वहां पर तूफान ना आया तो, या मछली जाल में पकड़ी गई तो। अब मछली कहीं बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है तो फिर नहीं आई जाल में तो क्या करें हम, समझ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 3, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिन्यू। ठीक है भाई। फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या थी? इट मीन्स व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। यानी कि कम से कम 2 लोग होने जरूरी है सेल में, सेलर बायर। नंबर नेक्स्ट इसके अंदर क्या है बेटा, यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, मतलब ओनरशिप। ओनरशिप 2 टाइप की होती है, जनरल, स्पेशल। स्पेशल ओनरशिप मिलती है जैसे बेलमेंट और प्लेज। मैंने आपको अपना सामान गिरवी रखा, मैंने पैसे वापस नहीं दिए टाइम पर, तो आप मेरे सामान को बेच सकते हो, लेकिन आप ओनर नहीं हो, फिर भी बेच सकते हो। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है आपके पास। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्पेशल की बात नहीं करता, किसकी करता है? जनरल की बात करता है। ऑल वेल। फिर हमने बात करी दोबारा से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस इट मीन व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब इमीडिएटली सेल हो रही है, और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब जनरल प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है जी। तो हम लोग और आगे बढ़े थोड़ा सा इसके अंदर जिंदगी में। मैंने आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बताई थी कि क्या हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। देखो, सबसे आसान तो होता है एक हाथ दे एक हाथ ले, इमीडिएट इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट पेमेंट। दूसरा होता है उधार वाला, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट। तीसरा होता है एडवांस वाला, इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी। चौथा एग्रीमेंट टू सेल, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट। ऑल वेल। ठीक है जी। फिर हमने डिफरेंसेस की बात करी थी, 3 डिफरेंसेस पढ़े थे हमने। डिफरेंस बिटवीन सेल एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल हायर परचेज, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, और चौथा था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। ऑल वेल है जी। फिर हमने पढ़ी डिलीवरी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक बार बच्चा क्लास में थोड़ा भावुक हो गया, कह रहा सर एक ही तरीके की होती है हॉस्पिटल में। मैंने कहा पागल है साले, ठीक है सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो डिलीवरी, यहाँ गुड्स की बात हो रही है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। और एक बार बच्चा ये भी कह रहा था क्लास में, सर कभी कभी आप बच्चे कुछ नहीं कहते, आप बच्चों के नाम पे अपने मन की बहुत सारी बातें बोल देते हो, है ना। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब इमीडिएटली मैंने आपको क्या दिया? गुड्स। सिंबॉलिक मतलब गुड्स नहीं दिया, सिंबल दिया। जैसे आपने मुझसे स्कूटी मांगी, मैंने आपको चाबी दे दी, अब आप लड़ रहे हो, रालेट स्कूटी मांगी चाबी दे दी। भाई इसी से चलती है, यही हथियार है ना। और लास्ट होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में एक्चुअली में डिलीवरी नहीं होती, ए ने बी को सामान बेच दिया, सामान गोडाउन में रखा था, गोडाउन में बस ओनरशिप चेंज हो गई, ए का सामान बी के पास पहुंचा नहीं एक्चुअली में, लेकिन सेल हो चुकी है। ऑल वेल। तो ये हमने पढ़ा, बस यहां तक हमने 2 क्लास करी है। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, सोगा यूनिट 1 पार्ट 2। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड मैं इस पूरे यूनिट को इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाऊंगा। आपका बेटे मटेरियल सेम होगा जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब अपनी लय पे आ जाते हैं। अपनी स्पीड जो होती है, अभी तो रिवीजन चल रही थी, थोड़ा तेज मैंने बोल दिया, अब अपनी स्पीड पे आते हैं। टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऐप डाउनलोड होती है तो अच्छा लगता है फ्यूचर में आएंगे सुनो जी, अभी मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, पुराने बैच में भी करी थी। टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स।
ऑफ गुड्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, फ्यूचर में काम आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल मेरे प्यारे बच्चों? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। तो ओनरशिप के ना कई सारे तरीके के, अलग अलग तरीकों के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे ही क्या हुआ कि पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं फिर पढ़ाता हूं। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑफ इट। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। चलो, जिन्होंने नेगोशिएबल पढ़ा हुआ है, यहाँ चार कितने बच्चे हैं 8-10 जिन्होंने नेगोशिएबल वाला बैच पढ़ा है। कौन बताएगा डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी का डिफरेंस? बिल्कुल सही, वेरी नाइस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब जितने बैठे हो देखो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब इट मींस ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑफ इट। अब ये क्या होता है? ए ने कोई सामान बी को बेचा, गुड्स की ओनरशिप किसके पास थी? ए के पास। सामान के साथ वो पेपर एज इट इज किसको दे दिया? उस पेपर में किसी प्रकार के कोई चेंज नहीं हुए। वो पेपर एज इट इज किसको मिल गया? बी को। ए से ये पेपर बी को मिला बिना किसी चेंज के। जिस पेपर में, जिस डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव नहीं होता उसको बोलते हैं बाय डिलीवरी। क्लियर है? पहला ओके। मान लो ए ने कोई गुड्स बेचा बी को, और ए के गुड्स पर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ए के गुड्स पर नाम लिखा हुआ है मिस्टर ए का, मिस्टर ए एज, डन है। मिस्टर ए यहां पर क्या है? ओनर। इसने गुड्स दिया किसको? बी को। तो ऐसी सिचुएशन में बी ने बोला कि भाई मेरे को गुड्स तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में उस पेपर पे तेरा नाम लिखा है। भाई तेरा नाम थोड़ी होना चाहिए, अब तो मालिक कौन हो गया? तो तेरा नाम कटेगा एंड देन किसका नाम आएगा? तो ए ने वैसे ही किया। ए ने डॉक्यूमेंट पर अपना नाम क्या करा? काटा। मतलब कि डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए, अपना नाम काटा और नए ओनर का नाम मिस्टर बी का नाम लिख दिया। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करते वक्त डॉक्यूमेंट पर कुछ बदलाव हुए, और इसी को कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? ये मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ाता हूं। जिन बच्चों ने ऑनलाइन, जितने भी बच्चे भी सुन रहे हैं, इन्होंने नेगोशिएबल अगर देखा हुआ है या आप लोगों ने देखा हुआ है, तो नेगोशिएबल वालों को समझ में पहले ही आ गया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको अभी आ गया। आ गया? सिंपल है। मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर जब कर रहा हूं, तो ट्रांसफर करते वक्त अगर उस डॉक्यूमेंट में मैं चेंजेस कर रहा हूं तो उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है जी? तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो देखो वापस, मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और, अब आ गया समझ? इट इज यूज्ड टू क्लेम द ओनरशिप ऑब्लिक टाइटल ऑफ द, ये यूज की जाती है ओनरशिप को क्लेम करने में। जैसे मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल फोन का मालिक मैं हूं, तो कैसे पता चलेगा मैं इसका मालिक हूं? मेरी जेब में रहता है, इसीलिए मेरे पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा जो ये प्रूफ करे दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल फोन। बिल होगा उसका। जनरली देखा हुआ है आपने, कोई फोन बेचता है तो अपना बिल साथ में दे देता है बस,
कोई इंडोर्समेंट विंडोर्समेंट नहीं होती उसमें, लेकिन कोई महंगी चीज बेचे तो इंडोर्समेंट हो जाती है। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा हमें डिटेल में समझना है। इट इज यूज टू क्लेम द, या टाइटल का मतलब जरूरी नहीं है मैं इसका मालिक हूं। टाइटल का मतलब ये होता है कि फिलहाल ये गुड्स मेरे पास है, तो फिलहाल के लिए मैं मालिक। अब इसका एग्जांपल देते हैं। क्या हुआ है जी, बहुत अच्छे से सुनना, कुछ 8-10 मिनट लगा के ये कंसेप्ट समझाऊंगा। क्या हुआ मेरे पागल दोस्तों कि यहां पर मान लो कि किसी एक कंट्री से मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मैं बनाता हूं मोबाइल फोन के कवर। मान के चलते हैं कि मेरी एक कंपनी है डीपी लिमिटेड, और मैं बनाता हूं मोबाइल फोन के कवर्स। बड़े अच्छे अच्छे कवर्स आते हैं, वो नेहरू प्लेस या करोल बाग जाओ तो अपने फोन को देख के लानत सी लगने लग जाती है, उन पे इतने कवर है ना। तो मोबाइल फोन का मैं कवर बनाता हूं, मेरा फैक्ट्री जो है वो ओखला के अंदर है। ओखला गए हो सब? मेरे पास ऑर्डर आया किस कंट्री से, बोलो कोई कंट्री का नाम। चाइना मुझे क्यों ऑर्डर करेगा, चाइना खुद ही लेबर क्लास। नहीं, वहां नहीं भेजा। सिंगापुर चलो, रशिया याद आ रहा है तुम्हें है? चलो, ओखला और सिंगापुर। सिंगापुर से क्या आया, मेरे पास ऑर्डर आया कि भाई 10 लाख मोबाइल फोन कवर की जरूरत है हमें। सिंगापुर कॉस्टली कंट्री है, वहां का डॉलर भी 60 रुपीज का है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग महंगी पड़ेगी, एक काम करो इंडिया से ही मंगा लो, इंडिया में लेबर क्लास लोग हैं ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब ओखला में मेरा माल तैयार हो गया भाई, 10 लाख मोबाइल कवर तैयार हो चुके। तो अब यहां से कैच कराऊं, कैच क्या करे जी, अब इस सामान को मुझे सिंगापुर पहुंचाना है, तो सबसे पहले ओखला में आएगा एक ट्रक, जिसके अंदर मैं इस सामान को क्या करूंगा, लोड करूंगा। ट्रक वाला चला रहा होगा बढ़िया गमछा वमछा डाल के। अब वो ट्रक चला रहा है, ओखला से निकला और सिंगापुर पहुंचाना है। तो बताओ सिंगापुर का रास्ता कहाँ है, बाय एयर या बाय शिप। तो 10 लाख मोबाइल फोन के कवर है, हैवी है, तो बाय शिप भेजेंगे हम। तो शिप का जो रास्ता, अब यहाँ पर शिप के लिए समुद्र होना चाहिए, दिल्ली में तो तालाब नहीं है, तुम समुद्र की बात कर रहे हो। तो क्या किया गया, ट्रक को पहले भेजा गया मुंबई पोर्ट। कहां पर भेजा, सुनते रहना सब, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसी कंसेप्ट के अंदर सब क्लियर करा दूंगा। तो मुंबई पोर्ट के अंदर के लिए ट्रक हुआ रवाना, दिल्ली से रवाना हुआ ओखला से, और फरीदाबाद हरियाणा की सीमा लग जाती है बदरपुर बॉर्डर के पास। कोई गया हो तुम में से वहां, क्यों ठेके पे गया था ना ड्राइव, उस तभी जाते हैं वहां लोग। ठीक है, तो जैसी हरियाणा में एंट्री करी, थोड़ा सा आगे गए, फरीदाबाद क्रॉस हुआ, बल्लभगढ़ आया, बल्लभगढ़ पे पुलिस वालों ने गाड़ी रोक दी, ट्रक वाले को रोक दे बेटे साइड आ जा। ट्रक वाला उतरा तो उसको बोला भाई क्या है इसमें, कह रहा मोबाइल फोन के कवर है। दिखा, दिखा दिए कवर ही, दिखा डॉक्यूमेंट दिखा। तो बताओ मैं ट्रक वाले को कोई डॉक्यूमेंट देके भेजूंगा या नहीं, वरना पुलिस वाला उसे तोड़ेगा नहीं, कहां से चोरी करके लाया। यस और नो, बिल्टी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और ट्रांसपोर्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो ट्रक वाले ने वो पेपर दिखाया, पुलिस वाले ने बोला इट्स ओके जा। क्या ट्रक वाला ड्राइवर उस मोबाइल फोन कवर का मालिक है, लेकिन उसने ओनरशिप क्लेम करी या नहीं करी। तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। आया समझ में, ठीक है भाई। अब ये ट्रक जो है ये पहुंचा, अब ट्रक वाले आपको पता ही आंख बंद करके चलाते हैं,
चलाते हैं गजब, भाई ट्रकों के आसपास भी मत भटका करो। अगर वो उस रोड पे जा रहा है तो तुम खेतों में बैठ जाया करो जाके, ठीक है। एक तो ट्रक वालों के आगे कभी नहीं, और दूसरा बोलूंगा नहीं, ठीक है। दूसरा कोई मैडम जी स्कूटी स्कूटी चला रही हो तो 90 किलोमीटर की दूरी बना लेना। एक बार एक स्कूटी में लड़की थी, उसने भाई बंदे पे चढ़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब जिस पे चढ़ा उसका मूड खराब हो गया, बात कोर्ट तक चली गई। तो जज ने उसी को बोला, साले तू सड़क पे कर क्या रहा, तेरे को चोट तो लगेगी। कह रहा कौन सड़क, मैं पार्क में सो रहा था, ठीक है। कह रहा वहां भी चैन नहीं है। तो इन दोनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए बेटे। तेरे को तुझे कोई टेंशन नहीं है। आगे सुनना, अभी सुनना ध्यान से। अब ये ट्रक वाला अब सीधा थोड़ी कि आंख बंद करके चलाता है तो बिल्कुल सीधा वो पानी के ऊपर ही चलता जाएगा। ट्रक वाला पहुंचा कहां पर, मुंबई में पोर्ट पर। ट्रक वाले की सेवा यहां पर खत्म हो गई अब। तो ट्रक ने ये सारा का सारा माल इस पोर्ट से उतारा, ओ सॉरी ट्रक से उतारा, और पोर्ट में एक जगह पर रख दिया। इसको बोलते हैं डॉक। अब ये थोड़ी कि जिस शिप में जाना है, मान लो ये शिप है, सिंगापुर के लिए शिप जा रहा है, ठीक है। यहां बनाता हूं साइड में, ऐसी बनता है शिप, झंडा है, ठीक है। बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शिप के अंदर माल यहां से, ये थोड़ी कि शिप तैयार खड़ा है बस, जैसे वो डीटीसी की बस होती है। देखिए दिल्ली के अंदर बस रुकती नहीं है, सवारी पहले भागने लग जाती, और जैसी बस का गेट खुला उसके बाद तो ऐसी की तैसी, ड्राइवर को भी फेंक देते हैं नीचे। ड्राइवर भाई मुझे तो ले लो, मैं ही तो चलाऊंगा। तो यहां से जो डॉक है, अब डॉक पे माल एक दिन दो दिन के लिए रखा जाता है। अब जहां भी रखोगे, मान लो डॉक पे ये माल रखा हुआ है, अब ये माल यहां से उठाकर शिप पे पहुंचाना है। तो जैसे ही उठाया वैसे ही जिसने उठाया उसमें डंडे बरसाने चालू, चोरी करता है। तो वो कैसे प्रूफ करेगा ये माल मेरा है, उसके पास भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा। ऑल वेल। अच्छा ट्रेन में गए हो कभी, रेलवे में गए हो? तो ट्रेन से मान लो दिल्ली से मुंबई, मुंबई में मान लो मेरा भाई छोटा है और वो मुंबई में पढ़ाई करता है। तो उसने कहा कि भाई मुंबई की लोकल बड़ी खतरनाक है, यहाँ चढ़ तो जाओ लेकिन उतरने देते नहीं है। यूनिवर्सिटी की जगह कहीं और पहुंच जाता हूँ। और वाकई में सच सच में मुंबई में ऐसी, मैं एक बार खड़ा था जहां ये बैठा हुआ है ना, मेरी तेरी मेरी दूरी कितनी होगी, होगी यही 15 फीट, 15-16 फीट दूरी होगी। मैं इतनी दूर खड़ा था, मुंबई आज भी याद है, बांद्रा के स्टैंड पर खड़ा हो गया, फोन में कुछ कर रहा था, ऊपर देखा तो ट्रेन चल रही है। मैं कहा ये कहां से, प्लेटफॉर्म से मैं ट्रेन में घुस गया। अब आए समझ, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और उतनी दूरी पे ट्रेन आई और मेरे को लेके जा रही है। तो ऐसा कैसे हुआ जादू, वहां लोग नहीं आते, लोगों का हुजूम आता है। और अगर आपका हाथ ऊपर है तो आप करके दिखाओ इस हाथ को नीचे। मेरा भी ऐसे ही ऊपर था, एक किताब बेचने वाला आया, मैंने भी किताब खरीद ली, कह रहा पैसे, मैं कहा निकाल ले। उसने डाला हाथ, मैंने कहा खुजली हो रही है तो क्या पागल है, ऐसा नहीं करते, गलत बात है। कह रहा किताब कहाँ रखूं, मैंने कहा पीछे बैग है, बैग टंगा हुआ था, मैं कहा उसमें डाल। उतरा तो उसमें पैसे भी ले गया, किताब भी नहीं थी। मुंबई बड़ी डेंजर प्लेस है, वहां कभी ट्रेन में तुम बैठोगे पागल हो जाओगे। तो मेरे भाई ने मुझे बोला, मुझे दर्द पता है कि हाँ भाई मुंबई की लोकल तो बड़ी खतरनाक है, वहां आदमी चढ़ता है उतरने की गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा चल तेरे को मैं मोटरसाइकिल दिलवा देता हूँ। कह रहा हाँ भाई पैसे भेज दे। मैं कहा पैसे तो नहीं भेजूंगा, मुंबई एक चीज के लिए और फेमस है। क्या? रहने दो, ठीक है। मैं कहा पैसे तो बेचूंगा नहीं, तू बिगड़ जाएगा।
मगर तेरे को मोटरसाइकिल चाहिए ना, मोटरसाइकिल भेज रहा हूँ। तो अब मोटरसाइकिल क्या, मैं धूम 3 का वो ऋतिक रोशन हूँ, आमिर खान हूँ, टैटन है, चला के ले जाऊं, अच्छा लगेगा? तो कैसे भेजूं मोटरसाइकिल? रेलवे, ट्रक में बहुत महंगा पड़ेगा। तो ट्रेन में एक होता है ब्लॉक सेक्शन होता है जिसमें आप सामान भी भेज सकते हो। तो मैंने सामान भेजा रेलवे स्टेशन मुंबई में, मेरा भाई खड़ा मिलेगा, मेरा भाई अब क्या बाइक स्टार्ट करके जाने देगा उसको? वो क्या दिखाएगा, एक, उसको बोलते रेलवे रिसीव डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऑल वेल। तो ऐसी बहुत सारे हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में पढ़ाई करेंगे अभी, जो सिर्फ क्लेम करते हैं, जिससे आप क्या ओनरशिप क्लेम करते हो, ऑल वेल। तो देखो जी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कह रहा है मीनिंग, इट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑफ इट। इट इज यूज टू क्लेम ओनरशिप ऑब्लिक टाइटल ऑफ द गुड्स। जैसे ये यूनिट खत्म होगा आईसीआई के मॉड्यूल पे जाएंगे हम। तो एग्जाम्पल क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का? तो भाई देखना, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, डॉक पर रखा हुआ सामान, डॉक वारंट बोलते हैं। शिप के अंदर, अब एक शिप के अंदर पता है आपको 800 कंपनियों का सामान रखा होता है, तो कैसे पता चलेगा शिप में ये मेरा सामान है? तो शिप के अंदर बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट शिप के अंदर, डॉक पर रखा हुआ डॉक वारंट, ट्रेन का होगा तो रेलवे, और ट्रक का होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। ये मल्टी मॉडल होते हैं, बड़े बड़े वो नहीं होते कंटेनर टाइप, और वेयर फिंगर सर्टिफिकेट भी वही होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। और अगला है स्टोर कीपर सर्टिफिकेट या वेयर हाउस सर्टिफिकेट। अब इसको भी समझ लो, मान लो टाटा का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, टाटा की बहुत सारी गाड़ियां मार्केट में नंबर 1 है आज की डेट में, टाटा की कंपनी गाड़ियों में, टाटा मोटर्स। एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है और इंजीनियर टाटा मोटर का इंजन बना रहा है और एक स्पेयर पार्ट कम पड़ गया, तो क्या वो अपने हेल्पर को बोलेगा भाई जाके खरीद के लेके आ मुंबई से? उसी प्लांट में किसी जगह पर एक स्टोर बनाया होगा, सही है? अब जैसे मान लो अभी आपको मैंने किसी को बोला भाई जाके अपने वहां से एक बुक ले लो, तो आप वहां से बुक लेते हो तो आपकी बुक की एंट्री जो है वो मैम कहीं करती है कि आप इस किताब को लेकर गए हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आपको परमिशन दी हमने तभी मांगोगे किताब, या बिना परमिशन के? ऐसे स्टोर में से माल कौन लेके, कोई भी चला जाएगा? गया वहां से स्टोर में टायर रखा हुआ, चलाते चलाते ले आया, चल 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 चल, चल। है ना? स्टोर के अंदर भी आप जाओगे तो कोई पर्ची होगी आपके पास, वो पर्ची दिखाओ तब स्टोर से माल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं वेयर हाउस सर्टिफिकेट, ऑल वेल। इन सभी को आप क्या नाम देते हो? डॉक्यूमेंट ऑफ। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये आपको याद रखने बहुत अच्छे से। सबसे पहला एक होता है मैट्स रिसीप्ट। क्या होता है? मैट्स रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो कि कैप्टन ऑफ शिप की तरफ से दी जाती है। अब शिप चलने को होगा तो शिप के कैप्टन के पास भी तो एक लिस्ट होगी कि मेरी शिप में इतना इतना माल लगा हुआ है। वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट शिप लिस्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता। उसको शिप चलाना है, उसको पता होना चाहिए ना उसकी शिप में क्या क्या है, तो उसको कहते हैं मेट्स रिसिप्ट। कौन सी? वो ओनरशिप क्लेम करने के लिए नहीं होती, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप किसी भी सामान का ओनर होता ही नहीं है, तो वो ओनरशिप क्लेम क्यों करेगा? वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमारी शिप में कितना सामान, ऑल वेल। तो मैट्स रिसिप्ट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिकॉज इट इज एन एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय कैप्टन ऑफ द शिप। नंबर 2, शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। शेयर सर्टिफिकेट सुना है कभी शेयर सर्टिफिकेट के बारे में? मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर हैं, मैंने वो शेयर किसको बेच दिए, तो उस शेयर का सर्टिफिकेट किसके नाम पे होगा?
अब वो किसके पास चला जाएगा? जैसे कैसे पता चलेगा मैं इस शेयर का ओनर हूं? शेयर सर्टिफिकेट से। तो शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। मैं आपको बताता हूं वो कैसे, क्यों इन्होंने डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बोला। ध्यान से देखना, सब जगह है कहीं, ये रही। ए ने शेयर बेचा किसको? बी को। पहले बताओ शेयर गुड्स होता है? शेयर सर्टिफिकेट में नाम किसका है? लेकिन शेयर किसके पास है? शेयर का मालिक कौन है? बी है। लेकिन सर्टिफिकेट पे नाम किसका है? क्योंकि नाम ऐसे थोड़ी चेंज होता है। कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा, सी इंटर लॉ में आओगे आप, चैप्टर नंबर 4 शेयर सर्टिफिकेट। जब भी कोई बंदा अपने शेयर को बेच देता है, तो जिसने बेचा या तो वो या जिसने खरीदा वो कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं एक नए शेयर सर्टिफिकेट के लिए। तो जब तक नया नहीं मिलता, किसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट पे? लेकिन असली मालिक कौन है? इसीलिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ऑल वेल, समझ गए सब? तो ये हो गया। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, जरा ये देख लो फटाफट से, एंड देन हम बुक पे जा रहे हैं अब। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो जाए, टॉपिक है मिसलेनियस पॉइंट है इस यूनिट का 10वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो जाता है? सीधा सीधा याद करो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। याद है किसी को? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 3, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जहां मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया तो आपके और हमारे पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग अभी लॉ पढ़ रहे हो, शाम को इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी करा कि लॉ का सब्जेक्ट ये हट गया, हमें बेरोजगार कर दिया उसने, तो लॉ का सब्जेक्ट हट गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्या हो गया? वॉइड हो गया। मतलब ना तो अब आप मेरे से फीस मांग सकते जो आपने दी है, और जिन्होंने नहीं दी थी खुशकिस्मत से उन थे, उनसे मैं नहीं मांग सकता। बात खत्म। ऑल वेल, ठीक है। तो मिसलेनियस पॉइंट में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कह रहा है, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड या सीजेस टू रिमेन एज द सेम डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल, सीमेंट टर्न्स इनटू स्टोन, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बिकम वॉइड। सीमेंट कहां कन्वर्ट हो गया? अब वो पत्थर तो बेचेंगे नहीं, जा भाई हो गया, आप क्या करें, नेचुरल है। तो बताओ प्राइस एंड मेथड ऑफ एसरटेनिंग, प्राइस को कौन फिक्स करता है? प्राइस मतलब क्या होता है? मॉनेटरी। तो 3 मेथड है, एक तो पार्टी फिक्स कर लेगी, जनरली तो पार्टी फिक्स करती है। ए बोलता है 10,000, वो काउंटर मारता है 8,000 का, फिर बात 8.5 में, ना तेरा ना मेरा, 8.5, है ना। विल बी फिक्स इन द एग्रीड मैनर लाइक थर्ड पार्टी। कभी कभी प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स कर देती है, और कभी कभी फिक्स हो जाता है इन द कोर्स ऑफ डीलिंग में। जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा, उसने कहा फीस, मैं कहा दे दिया ना जो मर्जी, पहले पढ़ ले फिर देख ले। डील करते करते फिक्स करते। जैसे एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, अब 5 साल बाद इन्फ्लेशन क्या वही रहेगा जो आज है? तो प्राइस भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो डील करते करते प्राइसेस हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अब कहता है क्या हो, व्हाट हैपन अगर थर्ड पार्टी फेल्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। थर्ड पार्टी फेल हो गई गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करने पर। तो केस 1, अगर थर्ड पार्टी फेल्स टू फिक्स द प्राइस विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। और मान लो आप थर्ड पार्टी को ही प्रोहिबिटेड कर दिया, तो जिसने प्रोहिबिट किया है
वो पार्टी फॉल्ट में होगी। नहीं समझे? थर्ड पार्टी को बोला कि आप प्राइस फिक्स करो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ए बी, और पी को बोला आप प्राइस फिक्स करो। तो पी ने बोला ठीक है शाम तक बताता हूँ। 4 बजे शाम को फोन आ गया पी के पास बी का कि बेटे पिस्टल देखी है? तो देखी है। तो 6 गोली मेरे पास है, 2 तुझे मारूंगा। प्राइस जो है वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आया ए का फोन 1 घंटे बाद, बेटे AK-47 देखी है? तो हाँ जी देखी है। तो 56 की 56 तेरे को मारूंगा। कह रहा उसमें तो 47 होती है, एक पिस्टल और है मेरे पास। अब ये कंफ्यूज है, समझ गए सब? तो बोले भाड़ में जा, मैं कर ही नहीं रहा। तो जिसने भी कॉल किया है, जिसने भी फालतू बोला उसको, वो कॉम्पनसेशन देगा। आगे है, अगर बायर हैज यूज द गुड्स और प्राइस फिक्स नहीं है तो बायर हमेशा रीजनेबल प्राइस देगा। जैसे 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, जब नया नया नए नए टीचर बने 12 साल 11-12 साल पहले, तो एक तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। टीचर बने तो बच्चे आते हैं तो उनके मम्मी पापा भी आते हैं, फिर वो फीस कम कराते हैं, फिर वो कहते हैं आप ही का बच्चा है। ये बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ता है, तो शुरू शुरू में टीचर थे तो वो हेजिटेशन होती थी फीस वीस मांगने में, पढ़ता रहता है वो, ठीक है भाई। तो वो जब फीस देता है तो वो एक रीजनेबल प्राइस दे देता है बाद में। जैसे मान लो कि फीस थी 3,000 रुपए उस समय पर, बच्चे ने 2700 दे दिए, तो वो क्या है, रीजनेबल। बच्चे ने 500 दिए तो भी मन कर रहा है उसको अभी कूटे। वैसे ऐसा हुआ नहीं, एजुकेशन में बहुत कम देखने को मिलता है। हमारी फील्ड सबसे अच्छी साफ सुथरी फील्ड है, बस कुछ नमक हराम बच्चे ही आ जाते हैं क्लास में, बाकी तो फील्ड बहुत अच्छी है। बाकी कई कुछ और जगहों पर देखा गया है कि लोग कम पैसे दे देते हैं, तो अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो रीजनेबल प्राइस दे दो। अब देखो रीजनेबल प्राइस सबको पता होता है, हर कोई जानता है रीजनेबल प्राइस। कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चा है तो वो माइनर है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। और मेजर को सब कुछ पता होता है। जिसको पता नहीं होता वो एक्चुअली में पता ना होने का ढोंग कर रहा होता है। खुद ही सोचो, आप 23-24 साल के बंदे हो, आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, और आप ये कहते हो यार मेरे को तो पता ही नहीं था। तो देते वक्त ही तुम्हें पता क्यों नहीं होता? लेते वक्त हमेशा पता क्यों रहता है कि तूने तो कम दिए हैं, कम कंसिडरेशन दिया है। आया समझ में? इसलिए यहां इन्होंने क्या बोला, रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस क्या होता है? जनरली रीजनेबल प्राइस इज इक्वल टू ऑल वेल। एक पॉइंट और है लास्ट, व्हाट टाइम आर एसेंस अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या हो अगर टाइम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एसेंशियल हो? तो देखो जनरल कंसेप्ट है, कानून ये बोलता है अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो टाइम एसेंशियली होता है। मतलब आप लोगों के लिए समय पूरा एसेंशियल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये कंपलसरी है कि आपको डिलीवरी गुड्स की विद इन टाइम करनी है। तो देखो, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जनरली टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज एसेंशियल। हाँ, पेमेंट ऑफ प्राइस कभी भी कर दो, देखा होगा आपने, पैसे वैसे तो बाद में लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बात करता है सबसे ज्यादा गुड्स की डिलीवरी की और गुड्स की ओनरशिप की। प्राइस की ज्यादा बात नहीं देखी होगी तुम लोगों ने। जनरली टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज essential, so when a seller fails to deliver the goods on due date, buyer can cancel the contract or claim for। लेकिन जनरली टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एसेंशियल। अगर बायर पेमेंट ऑफ प्राइस में डिले कर देगा तो सेलर सिर्फ इंटरेस्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं करता। बच्चे कभी कभी फीस थोड़ा लेट दे देते तो हम ये थोड़ी क्लास से बाहर निकलो, नहीं भाई बैठ जा अगली क्लास में दे देगा। उसमें भी नहीं आया भाई, अगली में दे दी, और क्या करेगा। उसमें भी नहीं आया तो फिर कूटते हैं हम उसको, ठीक है। समझ गए?
तो ये हमारा कामयाबी से पूरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 2 पार्ट्स में है। तो आप लोगों को करना है नोट्स डाउनलोड कर लेने, ठीक है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक ना मेरा भी एप्लीकेशन है, डाउनलोडेड है? सब किस पे नहीं है बताओ, तो करो डाउनलोड। हाँ, वो क्लास प्लस की ऐप में जाओगे, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दे दूंगा, ORG कोड ग्रुप में भेज दूंगा। तो आपसे एक बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए, वो क्या है, आप सभी मेरे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो और कभी भी मतलब इतनी हमने आपको नंबर ऑफ आवर्स दिए, तो आपके 1 मिनट है, उसके अंदर सबको क्या करना है, रेट करना है, ठीक है। वो मुझे बोला गया है मेरे को, सर थोड़ा जब बच्चे पढ़ाते तो करवाओ, क्यों नहीं करवाते। तो आप सभी को क्या करना है, रेट करना है। और आप लोग भी सुनो, आपको भी करना है, ये कैमरे वालों को, ठीक है। तो करोगे, मैं पढ़ूंगा सबके, किसने भेजे किसने नहीं भेजे, जिसने नहीं भेजे उसको मैं रेट करूंगा फिर। करोगे सब, 1 मिनट लगा के, और अच्छी रेटिंग देना। अब जो आपको सही लगता है, कोई ऐसा नहीं है कोई भेदभाव, जो आपको अच्छा लगे वो देना। और फेक आईडी से कुछ मत लिखना, ठीक है। ठीक है, तो जिन पे आईफोन है वो क्लास प्लस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ORG कोड डालेंगे। और जो नॉर्मल एंड्रॉइड है वो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे डालेंगे, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। डन है, तो ऑल वेल। तो आ जाओ जी, पहुंचते हैं हम लोग कहाँ पे, इंस्टीट्यूट की बुक पर। और डाउनलोड करके रखो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुछ कुछ भेजता रहता हूँ उसमें। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, चलो जी। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई इस चैप्टर के अंदर, कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है किसकी, सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बात करता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल एसेट्स की। कौन सी? अगर बात आप करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ, चल जा बेटे, इसको भी रेटिंग चाहिए लग रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी की। और ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता इमूवेबल पे, क्योंकि इमूवेबल पे होता है ट्रांसफर ऑफ 1882। तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर ये रहना है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ना चाहते हो, तो आपके इस एक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस हैं कुछ, बायर और सेलर, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया डेफिनेशन नोट्स के अंदर। बायर मतलब वो बंदा जो गुड्स को क्या करता है, बाय करता है, और सेलर मतलब जो सेल करता है या एग्रीज टू सेल करता है। ऑल वेल जी, गुड्स का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। Goods means every kind of movable property other than money and actionable claim, but includes share and stock, growing crops, grass, and things attached to forming part of the land, which are agreed to severed from the land. All well. Actionable claim क्या होता है? आप ऐसा क्लेम जो सिर्फ मतलब ऐसा क्लेम जो सिर्फ आप किसी पे एक्शन लेके ही, ठीक है, तो जैसे कि किसी उधार के पैसे आपको वापस लेने हैं, तो वो एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता। कोई सेलर बायर थोड़ी है, सेलर बायर थोड़ी हो, तो क्लेम मांग रहे हैं हम। फिर गुड्स इंक्लूड बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल, क्या मैंने बता दिया, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम, बट इंक्लूड शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। क्या यही नहीं लिखवाया?
ठीक है। गुड्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक एग्जिस्टिंग, एक फ्यूचर और एक एग्जिस्टिंग। कितने होते हैं? स्पेसिफिक, एसर्टेन और कोई समस्या? एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या रहता है? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में। चलो, एग्जिस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? अब स्पेसिफिक और एसर्टेन का फर्क क्या बताया था? स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाइड और एग्रीड होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे आप आईफोन खरीदने जाओगे तो क्या दुकान पे 40 फोन देखोगे अलग अलग? आईफोन लेने गए तो आईफोन ही तो देखोगे। तो स्पेसिफिक गुड्स है वो आपके लिए। और अनसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो बल्क में रखे, द गुड्स विच आर केप्ट इन बल्क। और जैसी बल्क से निकाला वो एसर्टेन हो गए। एसर्टेन और अनएसर्टेन गुड्स की खास बात यह है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद। देखो स्पेसिफिक, मैंने नोट्स में एक गुड्स में ही नोट लिखा हुआ है, वो नोट मेरे नोट्स के अंदर पढ़ना आप, दूसरे तीसरे पेज पे है कि स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स में कोई खास अंतर है ही नहीं। अंतर सिर्फ और सिर्फ, डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर साफ लाइन लिखी है, उसमें उस गुड्स को आइडेंटिफाइड और एग्रीड करते हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एसर्टेन गुड्स में गुड्स को आइडेंटिफाई करते हो आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सही है? तो देखो, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाई एग्रीड अपॉन, देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S7 एज वर्लफुल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg। मैं जाऊं, मैं बोला वर्लफुल का 7 किलो वाला वॉशिंग मशीन दे दो, तो हो गया ना स्पेसिफिक। ए हैड 5 कार ऑफ डिफरेंट मॉडल, ही एग्रीड टू सेल इज सेंट्रो कार टू बी, तो स्पेसिफिक हो गया। एसर्टेन क्या होते हैं? आर दोज गुड विच आर आइडेंटिफाई इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज। आ गया समझ? बस ये डिफरेंस रट लेना है आप लोगों को। स्पेसिफिक में आइडेंटिफाई होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इसके अंदर क्या होता है? आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दिस टर्म इज, बेटे क्लास में पढ़ाई कर लो, बाद में डाउनलोड कर लेना। This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertain is used in the same sense as, but फर्क क्या होता है? टाइमिंग का। कोई डिफरेंस नहीं है, टाइमिंग का फर्क है। मान लो मैं आईफोन लेने जाऊं लेकिन मैं सारे फोन देख रहा हूं, रियलमी, कई लोगों पे समय बहुत होता है बर्बाद करने का। अब गए दुकान पे आईफोन 13 चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी सुंदर सी कन्या बेच रही थी। अब क्या डायरेक्टली आईफोन 13 ले, 10 मिनट में मामला हो जाएगा? मैं कहा नहीं, अब टाइम लगाते। मैम मुझे एक फोन खरीदना है, आप फोनों के बारे में बताओ। अब वो सारे फोनों के बारे में बता रही है, मैं भी काउंटर पे काउंटर क्वेश्चन ले दे, 2 हो गए 1 घंटे। मैम एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं घर जाऊंगा, घर पे डिसाइड करके कॉल करके देन कल आऊंगा। समझ गया बात को? फिर अगले दिन गया मैं कहा मैम ये उसमें से, फिर एक उठाया, फिर जो उठाया वो एसर्टेन हुआ, फिर पेमेंट करी मैंने मैडम को, मैडम लो। सही है? अनएसर्टेन कौन से होते हैं? आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एसर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। और जैसे मैं जाते हूँ, भाई एक टीवी दे दे यार, उसने भी अपनी बीमारी खांसा और दे दी। ले जा टीवी। अभी सुनो, सुनना। वो शोरूम में गया और बोला कि भाई एक टीवी दे दे। अब टीवी बहुत सारी वैरायटीज के थे। कौन कौन सी कंपनी होती है टीवी? एक तो MI, सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, सोनी, प्रियंका,
एलजी, एप्पल, क्रोमा, तो ये सारे सब दीवारों पे लगे रहते हैं। देखे आपने टीवी के शोरूम में जाओ, एक ही चैनल चल रहा होता है सबके उसमें। अब सब देख देख के हम पूछ रहे हैं भाई इसकी क्या खास बात है। अच्छा करना कुछ नहीं है, बायर पे भी, बायर को कुछ समझ नहीं आता, बस वो पूछ रहा होता है, और सेलर भी एक्सपर्ट होता है। सर इसमें ये फीचर है 3x5 इंची पॉइंट, ये अच्छा ठीक है, उसको कुछ नहीं पता 3-5, वो हाँ या ना करता रहता है। बायर 99% बायर ऐसी होता है, वो दुकान पर शोरूम में जाएगा वो बस पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अच्छा ये वो नहीं है इसमें, सर वो तो है, वो तो हम बताते ही नहीं है क्योंकि उस चीज की कोई इज्जत ही नहीं है तो बहुत बायर बड़ा मतलब कॉशियस रहता है अपनी इमेज को लेके। तो उसमें बहुत सारे अनसर्टेन गुड्स में से एक उसने चूज कर लिया, तो जो चूज किया वो एसर्टेन हो गया। और अगर उसको पता होता उसको वन प्लस का 40 इंच का टीवी चाहिए, डायरेक्टली बोल देता वन प्लस 40 इंच, स्पेसिफिक हो जाता। ऑल वेल। तो देखो यहां पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन शॉप। उसमें टाटा का भी है, अलग अलग कंपनियों के नमक है। इट इज अ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नोन नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी, 2 किलो का भी है, 1 किलो का भी है, 5 किलो का भी है। एज सुन एज ए पर्टिकुलर पैकेट इज सेपरेटेड इट बिकम्स एसर्टेन और। अब स्पेसिफिक कैसे होगा, बहुत सारा नमक रखा हुआ है, मैं जाती सीधा बोलता 2 किलो टाटा का नमक दे दे भाई, तो वो सीधा उस अनसर्टेन के उसमें से क्या निकालेगा, 2 किलो ले पकड़ स्पेसिफिक। या वो ये बोले भाई नमक दिखाना, उसने दिखाए, ये कह रहे ये नहीं वो ये नहीं वो 4-5 नमक में से एक नमक उठाया, ले भाई एसर्टेन। ऑल वेल। फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, एज इट इज लाइन लिखवाई हुई है नोट्स में और रेड पेन से, येट टू बी मैन्युफैक्चर को मैंने रेड पेन कर दिया, ठीक है, मतलब अभी ये गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल, ये भी लिखवाया मैंने और पढ़वाया भी था क्लास में। भाई फ्यूचर गुड्स का कभी भी सेल इमीडिएटली हो ही, गुड्स तो अभी है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो इसको बेचूंगा कैसे, इसकी ओनरशिप कैसे दूंगा तुझे। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज ए पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन, मतलब ओनरशिप है ही नहीं, तो फिर सेल हो ही नहीं सकती, होगा क्या, एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्जांपल है 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटो टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ P agree to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year। मैंने बोला ये गाय अगले साल जितना भी दूध देगी सब तेरा। अब क्या गुस्से में दास गाय से भी भाई अभी दे दे 1 साल का, ऐसा होता है, गाय देगी पीछे लात, तू भी जाए यहां से। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। चलो कंटिजेंट क्या होता है, द एक्वाजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड अपॉन अनसर्टेन कंटिजेंसी इज कॉल्ड, ठीक है, ऑल वेल। जैसे यहां एक एग्जांपल है, ए ने बी को बोला मैं तुझे एक पिकासो की पेंटिंग दूंगा। पिकासो पता है, प्रोवाइडेड मैं इस पेंटिंग को उस बंदे से खरीद के दूंगा जिसके पास ये पेंटिंग अभी है। उसने कहा ठीक है, तो जरूरी है, अब मैं जिसके पास वो, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ला भाई पेंटिंग दे दे यार बेच दे, उन्होंने कहा मैं नहीं बेचता, तो हो गया ना कंटिजेंट। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स। अगला सुनो, एक शिप आ रहा है मुंबई से, सॉरी सिंगापुर से मुंबई, उसमें मेरी 100 साइकिल्स रखी हुई है। तो किसी पर्सन ने बोला मुझे 2 साइकिल चाहिए, एक बड़े के लिए एक छोटे के लिए। बेटे उसके 2 हैं, मैंने कहा देख दोनों साइकिल दे दूंगा लेकिन मेरा शिप अगर यहाँ पर सेफली पहुंच गया तो ये कंटिजेंट है या नहीं। अब रास्ते में शिप का एक्सीडेंट हो गया, शिपों के भी एक्सीडेंट होते हैं, तूफान आ गया, शिप में आग लग गई,
कुछ और हो गया, टाइटैनिक बन गया। ठीक है, चलो जी। फिर हमने नोट्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़ाया था, कितने होते हैं? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल मतलब सिंपल, जहां पर गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड करते हैं बायर को। सिंपल, तुम लोगों की दुकानों में जाए, तुमने कहा एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, पेप्सी, तुमने पैसे दिए, उसने फ्रिज से पेप्सी ला के आपको दे दी, फिजिकली हो गया। और मान लो तुम कहीं जा रहे हो, किसी मेले में गए हो, सब मेले में, जब छोटे थे तो बड़ा मजा आता था मेलों में जाने में। मेले में आपने देखा हो बड़ी भीड़ रहती है, दिल्ली में सीआर पार्क है ना, सीआर पार्क में लगता है वो दुर्गा पूजा में, तो बड़ी भीड़ रहती है। आठ अष्टमी वाले दिन और नौवीं वाले दिन तो भयंकर भीड़ रहे, अष्टमी वाले दिन भयंकर। तो वहां लोगों ने, जो खाने फूड फूड वाले हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए होते। अब मान लो तुम घूमने गए, पहली बार किसी मेले में गए थे घूमने के लिए जीवन में, तो तुमने देखा भूख लग रही है, देखा तो नूडल्स 100 रुपए, तुम लाइन में खड़े हुए, तुमने उसको 100 रुपए दिए, उसने तुम्हें एक पर्ची दी पिंक कलर की, तुमने वो खा ली, ये तो बहुत बेकार है। क्योंकि तुम पहली बार गए हो, तुम्हें पता ही नहीं था नूडल्स का। अरे मेरे भाई, वो पर्ची सिंबल थी कि वहां पर एक गंदा सा आदमी नूडल बना रहा है, उसको पर्ची दे, वो तुझे देगा नूडल। समझ गए? हलवाइयों को देखा, अलग अलग से ही चमकते हैं, कभी भी देख लेना। बनियान फटी सी होगी, 12-18 छेद होंगे, मोटा सा पेट होगा, उसकी सांस जो पेट की लेता है ना, कढ़ाई से टच करके आ रही होती, ऐसे ऐसे, और मस्त बना रहा होता, पसीने साथ में नूडल के घुमा घुमा के सिरके की जगह। कह रहे सर बस करो, नूडल खाने बंद हो जाएंगे। देखे कभी तुमने? मस्त बना के फिर खिलाता तुम्हें, और तुम्हें उसी का पसीना ही स्वाद आता हो। देख, वो गलियों में नहीं देखा तुमने, वो टिक्की वाला एक चाकू लेता है और वो ऐसे टन टन करता रहता है, फिर वही कुत्ता है उसी को मारता है, दुम, फिर टिक्की को टन टन करता है, फिर उसे खुजली होती है, फिर देखा है कभी तुमने? इसीलिए बाहर का खाना नहीं खाना। चलो, आइंदा से टिक्की और नूडल्स बंद। समोसे का बता दूंगा तो तू अभी कर देगा कुछ, ठीक है? चलो भाई, एक्चुअल डिलीवरी समझ में आ गई। अब अगला सुनो। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव। देखो, कंस्ट्रक्टिव मैंने ये बताया, अब चुप हो जाओ, वापस आ जाओ, लंबी क्लास है, 2-4 मिनट चलता भी है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक्चुअली में गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर नहीं होती। कंस्ट्रक्टिव में गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे मैंने क्या बताया था याद करो, एक वेयर हाउस ने मेरा गुड्स होल्ड किया हुआ है, तो मैंने अपना गुड्स हर्ष को बेच दिया, वेयर हाउस वाले से बात करवा दी, एक्नॉलेजमेंट कर ले, वेयर हाउस ने बोला भाई मेरे पास सामान है, जब चाहिए वो ले लेना। तो असल में सामान की पोजीशन तो गई नहीं, लेकिन मालिक चेंज हो गए, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ गए? तो कह रहा है व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्मेंट, मतलब सही है। तो एग्जांपल है, वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट, डिलीवरी हुई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और तीसरा क्या है? सिंबॉलिक में टोकन देते हैं हम, वही नूडल्स का टोकन लाल कलर का होता है, ब्लैक से ब्लैक बोल्ड में लिखा होता है जनरली। या किसी मैच में तो मैन ऑफ द मैच मिल बने। अरे एक बार हुआ, मैं तो सुन तो लो, ये बड़ा अच्छा था। मैं पढ़ाया करता था लक्ष्मी नगर में, तो वहां एक इंस्टीट्यूट था, वहां ना टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट थे या 15 दिन में एक टेस्ट होता था। जो भी टेस्ट में टॉपर होता था उसको 5,000 रुपए मिलते थे।
सेकंड टॉपर को 2500, थर्ड को 1500 रुपए, ये रूल था। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, टेस्ट हुआ, तो पहली बार टेस्ट हुआ तो एक बच्चा था, वो नेपाल से आया हुआ था पढ़ने के लिए, तो उसने टॉप मारा। अच्छा, नेपाली माइंड बड़ा शार्प होता है, नेपाली बच्चा बहुत सीए करता है, बहुत सीए बनता है, मैंने बहुत बच्चा पढ़ाया। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओ सॉरी, उसने टॉप मारा। अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हुआ, चारों टीचर को बुलाया जाता था, चारों टीचर आ गए, तो एक्चुअली में वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था, साथ में प्रमोशन भी होता था। भाई हम टेस्ट के में पैसे दे रहे हैं तो प्रमोट भी तो करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, हम चारों टीचरों ने उस बंदे को, बच्चे को बुलाया, वो बड़े से चेक नहीं होता फोटो खिंचवाने वाला, वो चेक 5,000 का था, वो चेक उसको, बच्चे को दे दिया। अब वो चेक छोड़े ही ना। अब वो चेक लेके बैठ गया इतना बड़ा सा क्लास में। मैं कहा बेटे ये कि सर मेरा है, मैं जीता हूँ। मैं कहा ये सिंबल है, असली कैश हम कैश देते थे, वो तेरे को अलग से दे देंगे। नहीं ये मेरा है, मैं बैंक में डालूंगा। भाई साहब उसको समझाने में 20 मिनट लगे हमें, उसके चक्कर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना पड़ा मुझे उसको। तब जाके उसने चेक छोड़ा। सिंबल समझ गए, सिंबल, अब मैन ऑफ द मैच को सिंबल दिया जाता है। तो टोकन चेक का मतलब ये है कि डिलीवरी, एक्चुअल सामान की डिलीवरी तेरे को हो गई है। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक है मेरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अभी अभी पढ़ाया है। इसमें क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग वो शिप के अंदर सामान रखा है। डॉक वारंट कहां पर, डॉक यार्ड में। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, स्टोर कीपर। वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, वही रेलवे, वो जो ट्रक वाला जो है, मल्टी मॉडल भी ट्रक वाले ही है। रेलवे रिसिप्ट, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक प्रूफ ऑफ पोजीशन होता है। ट्रक ड्राइवर के पास एक प्रूफ ऑफ क्या है, पोजीशन है। ये वो ट्रक ड्राइवर कहता है मेरे को अथॉरिटी मिली हुई है कि मैं तुझे ये, मैं इस गुड्स को अपने पास फॉर द टाइमिंग रखता हूं। अब देखो, मान लो ट्रक में मैंने कोई डॉक्यूमेंट, ट्रक वाले को डॉक्यूमेंट दिया था, ट्रक वाले ने वो सामान उतार दिया पोर्ट पर, तो अब वो डॉक्यूमेंट पोर्ट वाले को दे देगा। ट्रक वाला उसमें से अपना नाम काट के, या एज इट इज भी दे सकता है। एज इट इज दिया तो डिलीवरी, और नाम काट के दिया तो ऑल वेल। तो डिफरेंस क्या है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में? तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल but not a document of title. It only shows that the person named in the share certificate is entitled to share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by only endorsement on the back of the certificate and deliver. शेयर कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं होते कि मैंने तुझे शेयर दिया, सर्टिफिकेट के पीछे लिखा तेरा शेयर ना। शेयर को ट्रांसफर करना एक पूरी प्रक्रिया होती है। मैंने बताया ना, सी इंटर कंपनीज एक्ट में बताऊंगा, ए ने बी को अगर शेयर दिए तो वहां इंडोर्समेंट या डिलीवरी नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी नया शेयर सर्टिफिकेट देगी। समझ गए सब? इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। याद रहेगा कंसेप्ट? कोई डाउट? कैसा लग रहा है चैप्टर? फिंगर्स पे आ चुका है, यही करना था। अब एक टॉपिक है मर्केंटाइल एजेंट, ये मैं आगे बताऊंगा। प्रॉपर्टी मतलब बता चुका हूं, प्रॉपर्टी मींस जो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, और हम यहाँ जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्पेशल की, स्पेशल प्रॉपर्टी सब जानते हो। मैंने आपको गुड्स बेलमेंट दिया, प्लेज किया, आपके पैसे नहीं दिए मैंने, आपने वो गुड्स बेच दिया, आपके पास ओनरशिप तो है नहीं, कैसे बेच दिया? आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 8, 7 और 9। अभी इंसॉल्वेंट के बारे में। इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो पर्सन जो दिवालिया हो गया, जिसपे दिवाली बनाने के भी पैसे, इट मींस वो पर्सन जिसकी एसेट्स बहुत कम है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा, अब वो अपनी उधारी नहीं चुका पाता, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं।
प्राइस का मतलब हम बता चुके हैं, मॉनेटरी कंसीडरेशन। चलो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली किसी फ्यूचर डेट में होती है। मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए थे। सेल में कौन सा गुड्स इन्वॉल्व होता है और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर और एग्जिस्टिंग दोनों। सेल ओनली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्रीमेंट, सेल में पावर होती है जस्ट इन, जस्ट नहीं, जस्ट, जस्ट इन रेम, जस्ट मत बोलना कभी। और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है, ये आपको पढ़ा दिया है, मैं होमवर्क क्या ही बोलूं, पढ़ा ही चुका हूं पूरा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली होती है और यहां पर क्या होती है, फ्यूचर डेट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, रेमेडीज होती है, यहां पर सेलर बायर पे स्यू कर सकता है, एग्रीव्ड पार्टी डैमेज ले सकती है सिर्फ। तो ये ओके है। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क फॉलो, नेचर ऑफ राइट जस्ट इन रेम, जस्ट इन रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर गुड्स सेल कर सकता है लेकिन डैमेज देगा पहली पार्टी को। एक पूरा का पूरा करवाया था मैंने। इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल असाइनी गुड्स नहीं ले सकता जब तक वो पूरा पैसा नहीं दे देगा। और एग्रीमेंट टू सेल में ऑफिसर असाइनी गुड्स भी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ जो एडवांस दिया था बायर ने, जो इंसॉल्वेंट हुआ है, वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। सेल और हायर परचेज ओके, 4 पॉइंट बताए थे। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में ऑन पेमेंट ऑफ ऑल वेल। सेल के अंदर ध्यान से सुनना, सेल में बायर गुड्स को रीसेल, एग्रीमेंट और हायर परचेज में, सेल में हो सकता है कस्टडी बाद में दे दे, हायर परचेज में इमीडिएटली। और क्या था, और एक पॉइंट और था, रिटर्न द गुड्स। सेल में बायर जनरली गुड्स रिटर्न, हायर परचेज में जब मन करे तब रिटर्न कर दे। तो यहां पर इन्होंने 5-6 पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, सेल में इमीडिएटली, हायर परचेज ऑन पेमेंट ऑफ। पोजीशन ऑफ द पार्टी, सेल में बंदा बायर होता है और वहां पर हायरर एक तरह का बेली होता है, कस्टडियन ऑफ गुड्स होता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा सकता, हायरर बोलेगा भाई पकड़ पे सामान ले जा अपना। बर्डन ऑफ रिस्क, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस, और यहां पर द ओनर टेक नो सच रिस्क इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, ओनर अपना गुड्स वापस मांग लेगा। तो ये हो गया। सेल एंड बेलमेंट ओके। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल ओके, ठीक है। सेक्शन 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। Contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of goods. There may be immediate payment, but it may agreed upon the deliveries to be made at some future. ये मैंने आपको बताई 4 बातें, immediate delivery, immediate payment, future delivery, immediate delivery, future payment, future delivery, future payment. All well. कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, तो सब सुनना। 1.7, बस 2 पॉइंट रह गए हैं। कैसा लगा यूनिट, जल्दी से देख लो इसको भी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के लिए बात कर रहा है। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नोट्स में लिखवाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? गुड्स होता है। मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स और there may be a contract for sale of the goods the acquisition of which is depend upon contingency, मतलब contingent। there may be a contract of sale where the seller purport to effect a present sale of the future goods, such contract operate as an agreement to future goods की present sale। अगर गुड्स पेरिशिंग है बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पेरिशिंग मतलब कह रहा वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि सेलर को पता ही नहीं था, देखो लिखा है विदाउट द नॉलेज, वो गुड्स ही क्या हो चुका है? पेरिशेबल। और जैसे मेरे गोडाउन में 50 बोरी गेहूं की रखी हुई है, आप आए, आपने कहा 50 बोरी बेच दो, मैं कहा ले लो भाई, ओके, सेल हो गई। वो गए तो वहां गोडाउन के अंदर 6 फुट का पानी भरा पड़ा था, बगल वाले ने अपनी टंकी भर गई, उसमें मोटर बंद नहीं करी वो पानी बह के पूरा मेरा गोडाउन खराब हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म है, अब जा वॉइड हो गया। ठीक है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर where there is an agreement to sale of specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged, तो यहां पर भी कुछ नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? और फ्यूचर गुड्स में भी पेरिशिंग वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं आलू दे दूंगा तुम्हें सारे खेतों के, मैंने फसल करी, पूरी मेहनत से फसल की, वो फसल ही खराब निकली, तो मैं तुम्हारे लिए आंसरेबल नहीं हूं। प्राइस कौन एसरटेन करता है? फिक्स बाय द या थर्ड पार्टी वैल्यूअर। जैसे मैं आपको कुछ गुड्स बेच रहा हूं, मेरे को उसका प्राइस नहीं पता, 1 रुपए का सिक्का बेच रहा हूं 200 साल पुराना, पता है क्या कीमत होगी उसकी? ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, लाखों में होगी। तो कितने, 99 लाख या 1 लाख? तो ये वैल्यूअर बताता है, वही थर्ड पार्टी है। या कोर्स ऑफ डीलिंग में करेंगे, ऑल वेल। और ये आपका एग्रीमेंट टू सेल छोटा सा होमवर्क है, डन है, ये आपकी समरी है। 1 मिनट, सिट डाउन। किसने बोला क्लास खत्म? मैंने बोला क्लास खत्म, बैठे रहो अभी। ठीक है बेटे, तो ये हमारा इंस्टीट्यूट से हो गया। तो अब करेंगे यूनिट नंबर 2 की शुरुआत। बिल्कुल पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करके दोबारा स्टार्ट करूंगा।